हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सोनल और आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। बहुत बार मदर्स मेरे पास आती हैं और उनके सवाल होते हैं कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, दूध ठीक से नहीं आ रहा है, या दूध पिलाते समय किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि बच्चा अच्छा और तंदुरुस्त हो। तो आज हम बात करेंगे वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील अग्रवाल से, जो हमें बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए किन टिप्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो किस तरीके से उसको सप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू की जाती है, किन बातों का ध्यान रखें कि बच्चा स्वस्थ रहे, उसके माइलस्टोन्स ठीक रहें और अच्छे से प्रोग्रेस करें। नमस्कार व्यूअर्स, और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए उपस्थित हैं और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खासतौर से बच्चों की जहाँ बात आती है तो वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है। और जब भी बच्चा आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके डेवलपमेंट के लिए चर्चा जब होती है तो सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है उसकी फीडिंग का इशू। तो क्या उस बच्चे को मिलना चाहिए फीडिंग के तौर पर, क्या नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें शायद एक ऐसा आंसर है जिसमें दो राय नहीं हो सकती और बच्चे के लिए केवल और केवल एक ही महत्वपूर्ण आहार है, वो है उस बच्चे की माँ का स्वयं का दूध, ब्रेस्ट मिल्क। दैट इज द बेस्ट फूड फॉर एनी बेबी, मदर्स मिल्क। ये उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। प्राय ये देखा गया है कि अक्सर लोग ये भ्रांति मैं कहूँगा रहती है कि शुरू के 2-3 दिन जी माँ का दूध नहीं आ रहा है ढंग से, या दूध लोग कहते हैं कि दूध हमारे माँ का कम पड़ रहा है इसलिए हम ऊपर का दूध दे रहे हैं। तो ये सब केवल एक भ्रांतियां हैं जिसको कि समझना चाहिए और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ये समझकर बहुत ही महत्वपूर्ण हम बच्चे को बीमारियों से बचा सकते हैं। क्योंकि जो गाय का दूध होता है वो बच्चे के लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए नहीं है। गाय भी या एनिमल, कोई भी एनिमल, वो भी एक माँ है और उसका दूध उसके बच्चे के लिए होता है, ना कि ह्यूमन बच्चे के लिए है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि माँ का दूध किस तरीके से गाय के दूध से अलग है और क्यों हमको केवल माँ का ही दूध लेना चाहिए। मैं सबको सजेस्ट करूंगा, जब प्रेगनेंसी चल रही होती है आप अपनी डॉक्टर के पास जाती हैं और बात करती हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, बच्चे के होने वाले बच्चे के बारे में, तो ये चर्चा भी जरूर करिए ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो वो डॉक्टर आपको सलाह देंगी, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगी कि बच्चा पैदा होने के जस्ट पहले इतनी तैयारी हो जाती है, ईश्वरीय तरीका है ये, कि दूध माँ का बन जाता है और जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, आजकल ये कहा जाता है कि बच्चे को डिलीवर करते ही माँ के ब्रेस्ट पे रख देना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी है तो इमीडिएटली आफ्टर, और अगर इवन ऑपरेशन से भी डिलीवरी हुई है तब भी बच्चे को 1-2 घंटे के अंदर माँ की ब्रेस्ट के ऊपर रख देना चाहिए और बच्चा माँ का दूध तुरंत उसी समय से पी सकता है, इर्रेस्पेक्टिव कि किस तरीके से बच्चा पैदा हुआ है, नॉर्मल हुआ या ऑपरेशन से हुआ, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डिलीवरी होना एक अलग चीज है, ब्रेस्ट मिल्क की साइट बिल्कुल अलग है। पेट से डिलीवरी हुई है और ब्रेस्ट ऊपर है, बिल्कुल अलग है, तो वो जगह ही अलग है। तो इसलिए ये सोचना ही बेकार है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो दूध आएगा और सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो दूध नहीं आएगा। तो ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, बच्चे को माँ के ऊपर रख दीजिए। बच्चा अपने आप एक तो बड़े अच्छे वीडियोस भी हैं अवेलेबल, आप उसमें बेबी क्रॉलिंग करके वीडियो है, उसमें बेबी किस तरीके से माँ के निपल की तरफ अपना बढ़ जाता है और पीना शुरू कर देता है। और इससे क्या होता है, इन्फेंट मदर की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। बच्चे को टेम्परेचर बहुत अच्छा मिलता है, माँ का टेम्परेचर मिलता है, तो जो बाहर के टेम्परेचर से परेशानी हो सकती है उससे भी बचता है, हीट प्रिजर्वेशन होता है बच्चे का, और आसपास के जो वातावरण से उससे भी बचता है बच्चा। दूसरे लोग नहीं लेंगे तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस की रिस्क जो है उसमें वो भी कम हो जाती है। तो ये न केवल फीडिंग के फायदे हैं और ये भी सारे इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस हैं ब्रेस्ट फीडिंग करने के, तो ये बहुत जरूरी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग की तैयारी मैं कहूँगा कि डिलीवरी से पहले हो जानी चाहिए और मन में ये बिल्कुल ठान लें कि हमें ऊपर का दूध या गाय भैंस का दूध या डिब्बे का दूध नहीं देना है बिल्कुल किसी भी कीमत पे। शुरू के 2-3 दिन डेफिनेटली कम आता है दूध। क्यों कम आता है? क्योंकि बच्चे की जरूरत ही नहीं होती। शुरू के 2-3 दिन बच्चे की जरूरत बहुत थोड़ी होती है।
उसी हिसाब से माँ का दूध आता है। शुरू में 2, 3, 4 चम्मच आएगा पहले दिन, दूसरे दिन थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तीसरे चौथे दिन नॉर्मल मिल्क सीक्रेशन शुरू हो जाते हैं। यही बच्चे की जरूरत होती है। ये नेचुरल तरीका है, ईश्वरीय तरीका है। इसमें कतई परेशान या घबरान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे का यूरिन चेक करते रहिए। बच्चे को अगर ठीक ठीक पेशाब हो रहा है तो इसका मतलब माँ का दूध सफिशिएंट हो रहा है। एक और सवाल सर बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे को अगर फीडिंग के बाद, माँ के दूध के बाद ऊपर से सप्लीमेंटेशन शुरू करना है तो वो कब करना है, और उसमें क्या पदार्थ सबसे ज़्यादा अच्छे बच्चे के लिए रहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे थे तो अब एक टर्म आता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव मींस केवल ब्रेस्ट फीडिंग, नथिंग एल्स, नो टॉप फीडिंग, नो एनिमल मिल्क, नो फॉर्मूला फीड, नथिंग लाइक दैट। और ये अब रिकमेंडेशन है वो 6 महीने तक की है। तो 6 महीने तक आपके बच्चे को केवल और केवल माँ के दूध की जरूरत है, पानी की भी जरूरत नहीं है। उसको कतई कुछ और देने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने के डेफिनेटली बाद उसको कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत है। तो अब जो पहले एक टर्म इस्तेमाल होता था वीनिंग कहते थे कि माँ के दूध को हटाएं और खाने की चीजों को शुरू करें, बच्चे को ले आए खाने की चीजों के ऊपर। तो अब वर्ड जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या है कि कॉम्प्लीमेंट टू ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड को चलने दिया जाए, और चलने दिया जाए कब तक चलने दिया जाए? जब तक बच्चा लेता रहे। कुछ लोग 1 साल बोलेंगे, कुछ लोग 2 साल बोलेंगे, कुछ लोग 3 साल बोलेंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि जब तक माँ का दूध अवेलेबल है, आ रहा है, तब तक उस बच्चे को माँ का दूध देते रह सकते हैं। उसमें कोई भी परेशानी ना माँ को है ना बच्चे को है। और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने से शुरू हो जानी चाहिए। 6 महीने के बाद से लेकर 1 साल के बीच में धीरे धीरे ग्रेजुअली हर एक 15 दिन पे आप एक नया आइटम जोड़ सकते हैं। एज के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या जोड़ें, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक के बीच में आप इतना ले आए बच्चे को, जो 1 साल पे बच्चा जो फैमिली में सब लोग खा रहे हैं वही सब खाना बच्चे के लिए भी उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो जो ट्रांजिशन है वो 6 महीने के बाद से शुरू होता है। ट्रांजिशन में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए और 6 महीने से एज अप्रोप्रिएट खाना देना चाहिए। उस खाने में क्या है, सबसे पहले देखिए बच्चा जिस समय 4 से 6 महीने के बीच होता है तो ड्रूलिंग शुरू हो जाती है उसकी। उसमें से जब ड्रूलिंग मीन्स कुछ सीक्रेशन मुंह में से निकालना शुरू कर जाता है। इसका मतलब वो बच्चा तैयार है कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने के लिए। ये वर्ड मैंने जैसे कार्बोहाइड्रेट बोला, जो फूड के मेजर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। सबसे पहले जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो 4 से 6 महीने के आसपास, मतलब पहले 4 महीने बोलते थे, अब 6 महीने बोलते हैं। तो 6 महीने से बच्चे को हमें कार्बोहाइड्रेट प्रीडोमिनेंट फूड जैसे सीरियल्स हैं, वेजीज हैं, ये चीजें देनी चाहिए। तो 6 महीने के आसपास के बच्चे को पूरी तरह से पूरा ग्राइंड टाइप का प्यूरी बना के देनी चाहिए उसको। तो वो आप प्यूरी बना के वेजिटेबल्स की दे सकते हैं, प्यूरी बना के कार्बोहाइड्रेट जो ग्रेन्स हैं उनकी प्यूरी बना सकते हैं, और प्यूरी बनाकर आप उस बच्चे को दे सकते हैं। और एक समय में एक आइटम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बच्चा जो है ना, टेक्सचर उसका कलर, उसका सब कुछ बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होता है। किस तरीके से आप ले रहे हैं, ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो एक समय में एक चीज जब देंगे आप, तो धीरे धीरे बच्चा लेने लगेगा। एक आइटम जो आप शुरू करेंगे उसको दिन में 2-3 बार दे सकते हैं शुरू में। अगर बच्चा नहीं ले रहा है तो 2-3-4 बार देंगे। 5, 6, 7, 8 दिन लग सकते हैं उसको एक चीज को ग्रहण करने में। जब वो लेने लग जाता है, ठीक ढंग से लेने लग जाता है उसको, तो 15 दिन बाद आप दूसरा आइटम शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है, अब कार्बोहाइड्रेट की जरूरत मैंने बताई शुरू हुई। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा 6 महीने का होता है, लेटी पोजीशन से वो बैठने लग जाता है, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो ऐसे समय में उसको फैट की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो उसमें उसके खाने में फैट को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। फैट किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? फैट, ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं देने, ये ध्यान रखना है। ट्रांस फैट क्या होते हैं? वो वाले फैट जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे डार्क येलो थिक होता है, वो ट्रांस फैट होता है, वो बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर प्लांट बटर वगैरह जो पीनट बटर होता है, इस तरह की चीज आप दे सकते हैं। इवन देसी गाय का दूध का बना हुआ मक्खन आप दे सकते हैं। तो ये चीजें आप उसको, बच्चे के घी या मक्खन आप उसमें डाल के दे सकते हैं। तो 1 चम्मच पूरे दिन में सफिशिएंट होता है उसमें
फैट के रूप में। इसके अलावा जो एसेंशियल फैटी एसिड्स वाले जो फैट होते हैं, आप उनका भी पाउडर बना के उसमें मिला के दे सकते हैं, जैसे चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स वगैरह का पाउडर बना के निकाल सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें होते हैं। तो ये फैट का हो गया। और बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा सहारे के साथ खड़ा होने लग जाता है, अब बच्चा वो आपकी बॉडी पे ही चढ़ना शुरू कर देगा, पैर ऊपर चलाएगा, तो इस समय उसको बॉडी को बिल्डिंग की जरूरत है, तो उस समय उसको प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ऐसे में आपको प्रोटीन रिच आइटम्स उसमें ऐड कर देने चाहिए। अब इसको अलग अलग, जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, थोड़ा थोड़ा ये जरूरत है कि कुछ आइटम्स प्रोटीन रिच होते हैं, जैसे पल्सेस हैं, बीन्स वगैरह हैं, ये प्रोटीन रिच आइटम है। जो नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज हैं उनके लिए मीट और एग वगैरह प्रोटीन के सोर्स हो सकते हैं, पर वेजिटेरियन फैमिलीज के लिए पल्सेस, लेंटिल्स, ये सब चीज़ें पूरी प्रोटीन वाले, भरपूर प्रोटीन वाले आइटम्स हैं, तो वो उनको ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। और लगभग सभी फूड ऐसे होते हैं जिनमें सभी चीज होती है, किसी में कोई चीज ज्यादा या कोई चीज कम होती है, अदरवाइज सब चीज होती है। और कभी भी वेजिटेरियन लोगों को ये नहीं मान के चलना चाहिए कि एनिमल फूड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं वो जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं, वो प्रोटीन के रूप में नहीं एब्जॉर्ब होती हैं कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन अच्छी एब्जॉर्ब हो रही है या सेकंड क्लास प्रोटीन खराब एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटीन हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं, डाइजेशन होता है, उसके बाद अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर कोई फूड ऐसा ले रहे हैं जिसमें कुछ अमाइनो एसिड्स कम है, कोई फूड ऐसा ले रहे हैं दूसरा अमाइनो एसिड कम है, तो आप वो कभी कोई समय कुछ लेंगे, कभी कोई समय कुछ लेंगे, तो आपके अंदर अमाइनो एसिड सारी रेंज पहुंचेगी, पूरे के पूरे 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो सारे के सारे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए वेजिटेरियन डाइट कभी भी कहीं भी नॉन वेजिटेरियन डाइट से कम नहीं है, तो आप उसको प्रोटीन्स को ले सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रेजुअली फ्रॉम 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, बच्चा 12 मंथ्स तक जाते जाते घर में जो सभी के लिए खाना बनता है वो लेने के लिए तैयार होता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक और बहुत कॉमन सवाल सर होता है कि पेरेंट्स को कई बार ये होता है कि बच्चों के लिए कुछ आप सिरप लिख दीजिए, कुछ ऐसे मल्टीविटामिन टैबलेट्स या सिरप या पाउडर, वो थोड़ा सा बच्चे को सप्लीमेंट करना चाहते हैं शायद ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। तो आपकी नज़र में इनका क्या रोल है कि ये सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो होते हैं सिरप के फॉर्म्स में या कई बार प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में, ये कितने ज़रूरी हैं, देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो बात की। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन और फाइबर। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, खासतौर से अभी जब कोविड का टाइम चल रहा है तो हम लोगों ने सबने बहुत सुना है एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, है ना। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो अदर देन एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स में मिलते हैं, और इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ये भी डिफरेंट फूड आइटम्स में मिलते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की या सप्लीमेंट्स की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है, इवन ब्रेस्ट फीड बच्चों में भी रहता है, विटामिन डी सबसे इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी जो है ब्रेस्ट मिल्क में भी और किसी भी मिल्क में भी, अनलेस इट इज फोर्टिफाइड, तो वो कम रहता है। तो विटामिन डी की आवश्यकता राइट फ्रॉम अर्ली डेज ऑफ लाइफ, सपोज 5, 6, 7 दिन से ही हम लोग विटामिन डी शुरू कर देते हैं। और जो रिकमेंडेशन ये है कि पूरे साल तक, बच्चे की 1 साल की एज तक 400 यूनिट विटामिन डी उसको डेली मिलना चाहिए एज सप्लीमेंट। तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एज सप्लीमेंट थ्रू आउट फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जरूरी है। इसके अलावा और जो विटामिन और मिनरल्स की बात आती है, तो कैल्शियम भी कुछ बच्चों में रिक्वायर हो सकता है कि दे सकते हैं। अदर देन दिस, मोस्ट ऑफ द टाइम 6 महीने के बाद, 6 महीने तक तो कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है एनर्जी गैप और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी गैप्स हो जाती है। इसको कह सकते हैं हिडन हंगर भी कह सकते हैं, कि ये डेफिशिएंसी चलने शुरू हो जाती है अगर उसको प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग नहीं दिया गया है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग सही ढंग से देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर 3 महीने के बाद से भी जहाँ मदर को, अगर एनीमिक मदर है, आयरन स्टोर्स उसके बहुत कम है, तो फीडिंग से उसको सफिशिएंट बच्चे को नहीं मिलता है, तो आयरन उसमें हम 3 महीने के बाद से ऐड कर सकते हैं। तो ये तो शुरू की बात हुई। और उसके बाद से जो आपका प्रश्न है कि हमें जो सप्लीमेंट जो रिकमेंड, माँ बाप पूछते हैं कि बच्चे को टॉनिक लिख दीजिए, कोई भी प्रोटीन पाउडर लिख दीजिए, वो लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
अगर आपकी प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू कर दी गई है जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया तो कोई आवश्यकता नहीं रहती है, अदरवाइज डेफिनेटली देना पड़ सकता है। और देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर कोई भी आप एंटीऑक्सीडेंट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का सिरप बाजार से उठाएंगे तो उसके ऊपर एक फोटो बना होता है जिसमें फ्रूट बास्केट बनी होती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स आते कहाँ से हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको फ्रूट्स से ही आते हैं मेनली, ये प्लांट सोर्स से ही आते हैं, केवल और केवल प्लांट सोर्स से आते हैं, एनिमल सोर्स से नहीं आते हैं। तो प्लांट सोर्स हम, अगर मैंने जैसे बताया कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में आपने वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं, फ्रूट्स आप वेजिटेबल्स के साथ ले रहे हैं, तो आपके पास प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपको कतई सोचने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, सपोज एक लाइकोपीन का मैं एग्जांपल बता दूं, जो एक कॉमन एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सभी लोग जानते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट टमाटर में इतना ज़्यादा मात्रा में होता है। विटामिन सी जो आपके लेमन है, हमारे नींबू वगैरह है, आंवला वगैरह है, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। एक टमाटर में न केवल एक लाइकोपीन होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यही लाइकोपीन टमाटर से निकालकर जो उस सिरप फॉर्म में डाला जाता है, बहुत महंगा करके बेचा जाता है, जिसको आवश्यकता नहीं है। और न केवल एक लाइकोपीन मिलेगा, आपको थाउजेंड्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि प्लांट सोर्सेज से, वेजिटेबल से और फ्रूट से हमें मिल सकते हैं। तो एज सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं फिर यही बात कहूँगा कि आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का कॉम्बो रखिए, तो बच्चे को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा, आप चेक करते रहिए, प्रॉपर ग्रोथ मिलती रहेगी। थैंक यू सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉक रही है ये। एक चीज़ सर और जो मुझे लगता है मिस हो गई कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्या देने होते हैं। जैसे आपने बताया सर कि प्रोटीन्स अगर हम प्लांट डाइट दे रहे हैं या एनिमल डाइट दे रहे हैं, उसमें एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन मिल रही है, तो उसके बाद भी क्या जो मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, उनकी कितनी वैल्यू या यूटिलिटी आपके हिसाब से होनी चाहिए? ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। मैं तो कहूँगा ये बात कि सबसे पहले हमें ये रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए कि हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है। एक रफली एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है कि 1 ग्राम प्रोटीन पर किलो वेट पे जरूरत होती है। सपोज कि हमारा बच्चा कोई मान लीजिए 15 किलो का है, तो उसको लगभग 15, उसमें जो एडल्ट्स हैं उसमें तो लगभग यही है कि लेडी जो महिला हैं उनमें तो 46 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है एक एवरेज लेडी में, और एक एवरेज मनुष्य में, मैन में 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चों में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट, जो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की जरूरत है ये एवरेज एडल्ट्स में, पर बच्चों में जो ग्रोइंग टाइम है उसमें थोड़ी सी हम मानते हैं कि जरूरत प्रोटीन की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं या एथलीट लोग हैं उनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब आजकल क्या है, रिवाज क्या हो गया, बच्चे जिम में जाने लग गए हैं, यूथ जिम में जाने लग गए हैं, और जिम वाले लोग अधिकतर रिकमेंड कर देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पाउडर डिब्बा दे देंगे प्रोटीन का, और वे प्रोटीन का बड़ा भारी फैशन इस समय फैट चल रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो बहुत रिकमेंड करते हैं। तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि आप डिसाइड करिए, नंबर 1 आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है। बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोटीन लेना हमारी किडनी और लिवर दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो मैं हमेशा आपको वार्न करना चाहूँगा कि एक्सेस प्रोटीन की तरफ ना दौड़ें। आपको जो नॉर्मल डाइट है, नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क है प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है बच्चे की, अगर हम प्रॉपर रखेंगे तो हमें प्रोटीन की मात्रा पूरी मिल जाएगी बच्चों में, तो उसको एक्सेस प्रोटीन देने की आवश्यकता नहीं है। और सल्फर कंटेनिंग जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, खासतौर से एनिमल फूड में विशेष रूप से, और जो मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं पाउडर वाले, अगर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स वाले पाउडर आप कंज्यूम कर रहे हैं, दे स्पेशली बॉडी में जाके एसिड लोड बढ़ाते हैं, और एसिड लोड बढ़ाने के ऊपर किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, वो हार्मफुल इफेक्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं जब प्रोटीन की ही बात हो रही है तो मैं बल्कि आपको एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि काऊ आपका ह्यूमन मिल्क देखिए कितना है। नेचर की ज़रूरत से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन होती है 1.1% केवल, और काउज मिल्क में प्रोटीन होती है 3.3%। डेफिनेटली ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन कम है और 3 गुना प्रोटीन है काउज मिल्क में। अब आप दूसरे समीकरण में दूसरा पार्ट देखिए, ह्यूमन बच्चा जो होता है पैदा 3 किलो का होता है, राइट, और वो 1 साल पे होता है 9 किलो का। गाय का बच्चा 30 किलो का पैदा होता है, 1 साल पे होता है 300 किलो का।
ह्यूमन की ग्रोथ हुई 3 टाइम्स बर्थ से, और गाय के बच्चे की ग्रोथ हुई 10 टाइम्स बर्थ से। अगर इन दोनों की रिलेटिव ग्रोथ देखी जाए तो 3 गुना हो गई। ह्यूमन की ग्रोथ 3 टाइम्स और एनिमल की ग्रोथ 10 टाइम्स। इन दोनों की रिलेटिव ग्रोथ कितनी हो गई? 3 टाइम्स। प्रोटीन कितना डिफरेंस है? 3 टाइम्स। तो नेचर का कैलकुलेशन देखो कितना शानदार है। ह्यूमन मिल्क प्रोटीन है 1.1, काउज मिल्क प्रोटीन है 3.3, 3 गुना, क्योंकि प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर बॉडी बिल्डिंग। तो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। गाय के बच्चे को प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए, ह्यूमन बच्चे को प्रोटीन नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, उसको चाहिए ब्रेन की ग्रोथ। ब्रेन की ग्रोथ किससे डिपेंड है? वो शुगर से है। ह्यूमन मिल्क में शुगर ज्यादा है, काउज मिल्क में शुगर कम है। तो क्यों जरूरत है? काउज मिल्क में शुगर की ज्यादा जरूरत नहीं है, ह्यूमन मिल्क में जरूरत क्यों है ज्यादा है? क्योंकि ह्यूमन बच्चे को ग्रोथ सबसे ज्यादा ब्रेन की जरूरत है, जो कि शुरू के ही सालों में होनी। तो उसमें जो है प्रोटीन की जगह शुगर ज्यादा होती है। तो हम डिसाइड करना चाहिए हमें पहलवान बनाना है या ब्रेनी या इंटेलेक्ट डेवलप करना है। तो इससे ही प्रूव हो जाता है कि हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वी शुड नॉट गो रन आफ्टर प्रोटीन। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा महंगा मैं समझता हूँ फूड आइटम है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वायबल नहीं है। एक एवरेज फैमिली के लिए प्रोटीन खरीद कर खाना मैं नहीं समझता कि बहुत यूजफुल है। उसकी जगह पूरा खाना अगर होल फूड अगर कोई कंज्यूम करेगा तो डेफिनेटली उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। थैंक यू सर।